हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। हम चर्चा कर रहे हैं 2020 में हुई प्रसिद्ध परीक्षा के बारे में, जो कि विज्ञान विषय की है। उसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 है। एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच रखी है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। 3 नंबर का है, 1.5 नंबर का अवतल दर्पण के लिए है और 1.5 नंबर का उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सिर्फ चित्र बनाने दोनों के, और कुछ नहीं करना है। अवतल दर्पण है तो किरण आरेख, अवतल दर्पण है तो किरण आरेख हम कैसे बनाएंगे आपको पता है। अवतल ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक। और ये आपके बीच में जो लाइन है इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। कंडीशन क्या है? वस्तु है वो हमने कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में रखी है। तो उसका क्या करना है? प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें दो किरण यूज होती है। एक किरण क्या होती है, एक तो वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है मिरर की तरफ, और आपको पता है जो किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण में टकराती है तो जो जिस रूट से हो जाती है उसी रूट में वापस आ जाती है, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरी किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर मिरर की ओर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समानांतर मिरर से टकराती है तो टकरा के क्या होती है? मुख्य फोकस से वापस आती है। और जब ये वापस टकरा के आती है परावर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद टकरा के जहां पे मिलती है वहां पे क्या बन जाता है? इमेज बन जाती है। तो ये दोनों टकरा के कहां पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसमें अवतल दर्पण के केस में तो कैसा इमेज फॉर्मेशन हुआ? आपने सिर्फ चित्र बनाना है, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा यहाँ लिख भी दिया है कि इसमें इमेज फॉर्मेशन जो हुई है कैसे हुई है। प्रतिबिंब क्या बना? वास्तविक बना। इस तरफ हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, ठीक है। दूसरा क्या बना? उल्टा बना। वस्तु यहां सीधे रखी है, ये क्या बन रहा? उल्टा बना। तीसरा वस्तु से बड़ा बना। और चौथा वक्रता केंद्र के बाहर, मतलब इस तरफ बना है। ये तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब पूछा है उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए जानबूझ के पूछा है या बाय मिस्टेक पूछा है, थोड़ा ये समझ नहीं आया है। अगर ये जानबूझ के पूछा है तब तो इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र एवं फोकस दर्पण के पीछे होता है, जबकि वस्तु हमेशा दर्पण के आगे बाईं ओर रखी जाती है, जहां वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस नहीं होता। जैसा कि आपको पता है, ये क्या है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण का ये क्या है? मेन एक्सिस है, मुख्य फोकस। अब हमें क्या बताया? ये पूरा गोला है, इस गोले से हम क्या करते हैं? वही दर्पण काट रखा है। तो इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C, और ये हो गया आपका फोकस। और वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? बाईं तरफ रखी जाती है। जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है तो हम वहां वस्तु कैसे रख सकते हैं, ठीक है। किस केस में? अब उत्तल दर्पण के केस में वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? बाईं ओर रखी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण के लिए दो ही परिस्थिति है। या तो वस्तु अनंत पे हो, जो पहला वाला किरण आरेख है, और दूसरा वाला किरण आरेख देखिए आप नीचे वाला, या वस्तु क्या हो? निश्चित दूरी पे हो। क्योंकि वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F कहाँ है? दर्पण के पीछे। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पूछा हुआ है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये उत्तल दर्पण के केस में लागू नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण की जगह उत्तल लेंस पूछा जाता तो किरण आरेख द्वारा हम उसका प्रतिबिंब बना सकते थे। प्रश्न संख्या 23 में दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो प्रकाश के जो किरण आरेख बनाना था वो था, और दूसरा है इंद्रधनुष वाला। दो में से कोई एक करना है। पहले तो हम बता चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, और दूसरा वाला समझिए आप। इंद्रधनुष बनने की घटना समझाइए। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष अपने आप में है क्या? इसको बोलते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम। कभी कभी पूछा जाता है नेचुरल स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो इंद्रधनुष को कहते हैं। कैसे बनता है? आकाश में प्रकट होने वाले 7 रंगों का एक चाप है। कौन? इंद्रधनुष। कितने रंगों में डिवाइड होता है? 7 रंगों में। यह वायुमंडल में वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश के विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब होता है कि फैलना, जो उसका रंग है उसका प्रकाश की किरण का अपने रंगों में फैलना, विक्षेपण
द्वारा उत्पन्न होता है। वर्षा की प्रत्येक बूंद सौर प्रकाश को वर्णक्रम में विघटित करने वाले सूक्ष्म कांच के रूप में कार्य करती है। जो प्रत्येक ड्रॉप है उसकी वाटर की, किसकी, वर्षा वाले वाटर की, वो किसके रूप में काम करती है, प्रिज्म के रूप में काम करती है। हमें पता है प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरण को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, और जो 7 रंग जिस पर्दे पे हमको मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसकी प्रोसेस हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश की कोई किरण, ये बारिश की बूंद है, इसके सरफेस पे पड़ती है, तो अपवर्तन के पश्चात उसके अंदर चली जाती है, फिर टकरा के जब वापस आती है तब ये 7 रंग में डिवाइड हो जाती है। ये सबसे ऊपर आपका रेड कलर होता है, आप देखते हैं रेनबो में, और सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट कलर होता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, हमारा इंद्रधनुष बनता है। इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। किसमें, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। प्रत्येक 1.5 नंबर का है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। इसको 2 प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है अल्टीमेट 2 प्रकार से प्राप्त होती है। नंबर 1 है आपका नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है परमाणु रिएक्टर में, दूसरा होता है परमाणु बम में। परमाणु बम आप सब लोगों को पता है क्या होता है, और परमाणु रिएक्टर क्या होता है, जहां क्या होता है, हम यूरेनियम जैसे एटम या थोरियम प्लूटोनियम जैसे एटम का प्रयोग करते हैं, किसमें, एनर्जी को जनरेट करने में। नाभिकीय संलयन कहाँ पाया जाता है, नाभिकीय संलयन पाया जाता है सूर्य की ऊर्जा। जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो सूर्य तारा है वहां कौन सी घटना घट रही है, नाभिकीय संलयन की घटना घट रही है, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। दूसरा इसमें पूछा गया है भूतापीय ऊर्जा। ये भी 1.5 नंबर का पूछा है। ये भी इसमें भी सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा धरती या भूमि के भीतर उपस्थित गर्म चट्टानों से प्राप्त ऊष्मा या ताप ऊर्जा है, ठीक है। भू का मतलब होता है भूमि, और ताप का मतलब ऊष्मा। जो भूमि के अंदर जो ऊष्मा है वो चट्टानों से रगड़ के जब धरती के ऊपर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर 25। ये 4 नंबर का है, लेकिन इसके कितने हैं, 4 पार्ट है, और चारों पार्ट में प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो जो पहला जो पार्ट है इसका 25 क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। 2 उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, नंबर 1 हीलियम, नंबर 2 नियोन। आपको जितनी भी आदत उतनी लिख सकते हैं, लेकिन 2 लिखनी जरूरी है। आधा नंबर का ये हो जाएगा, आधा नंबर का ये हो जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी कौन सी गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। प्रश्न नंबर 25 का था, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने में कौन सा मापदंड अपनाया था। तो एक थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, एक है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो जैसे कि अब हम परिभाषा हमें याद है उसकी, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि किसने क्या अपनाया था। तो मेंडलीफ ने क्या अपनाया, तत्वों का परमाणु भार, ठीक। 25 का था, एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको पता है कि किसी नाभिक के चारों ओर KLMN कोश होते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन नियत फिक्स रहते हैं। तो इसमें जो एल कोश पूछा है उसमें पूछा है कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसमें आपके कितने हो सकते हैं, 8। अब 25 का घ, सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम एथोक्साइड का रासायनिक सूत्र है C2H5ONa। ये चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, दोनों के एक एक उदाहरण भी दीजिए। 4 नंबर का है, 2 नंबर का ऊष्माक्षेपी और 2 नंबर का ऊष्माशोषी। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जनरेट हो रही है तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, दहन। मीथेन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन जो होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। एक और एग्जाम्पल इसका श्वसन। एक एग्जाम्पल काफी देना है, श्वसन। श्वसन आपको पता है क्या होता है, श्वसन में होता है जो हमारे शरीर के अंदर का ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के कारण
क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। जो हमारे अंदर मैं अभी बोल रहा हूँ, इसके लिए जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिल रही है, जिससे क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। ठीक। दूसरी है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण हेतु ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, रिएक्शन तो अपने आप हुई, उससे क्या जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई, लेकिन यहाँ रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका और एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका हम कैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, CO2 प्लस H2O, ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये किसकी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऊष्मा लगा देंगे या ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा। बिना ऊर्जा के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 26 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 में से कोई एक करना है। पहले वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और दूसरा वाला, पहले वाले में ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शेषी रासायनिक अभिक्रिया पूछी थी, और इस वाले में 2 पार्ट पूछे हुए हैं। तो 2 में से आपको कोई एक करना है। हम यहाँ पे दोनों हल कर रहे हैं। 26 का क्या पूछा है, निम्न के रासायनिक सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। 2 नंबर का है ये, किसके रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या धोने का सोडा। इसका मतलब ये 1 नंबर का है, 1 नंबर का है। एक नंबर में भी क्या है, एक आधा नंबर का सूत्र और आधा नंबर का उपयोग। इसका भी आधा नंबर का सूत्र और आधा नंबर का उपयोग। तो धोने का सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 का। केमिकल नाम नहीं लिखना है, सिर्फ सूत्र पूछा हुआ है। इसका उपयोग क्या है, घरों की सफाई करने में। आप जितने चाहे उतने उपयोग लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक उपयोग लिखना जरूरी है, क्योंकि एक पूछा गया है। बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग क्या है, केक ब्रेड बनाने में, कई चीजों में उपयोग होता है। जनरली जो हम केक खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, उसमें किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। जो 26 का खार पूछा गया है, धातुओं एवं अधातुओं में 2 अंतर, ये भी 2 नंबर का है। इसका मतलब एक अंतर 1 नंबर का। बहुत सारे अंतर उसमें, आपने कोई भी 2 अंतर लिखने हैं। धातु अधातु, पहला अंतर क्या है, धातु क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा की सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। नंबर 1 अंतर ही हो गया। नंबर 2, ये सामान्यतः कठोर होते हैं, ये सामान्यतः मुलायम होते हैं। 2 अंतर से ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसके 2 पार्ट हैं, 2-2 नंबर के। पहले पार्ट में पूछा है उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का है। दूसरा है कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या हुए, एक्वायर्ड कैरेक्टर। यदि कोई जीव अपने जीवन काल में वातावरण के प्रभाव, नई आवश्यकताओं और अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के द्वारा नए लक्षण प्राप्त करते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। ये भी जो कंडीशन है, उनके द्वारा जो भी कैरेक्टर हमें मिलते हैं, वो सारे एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गए। ये आ गया आपका 2 नंबर का। 27 का खा था 4 ग्रंथियों के नाम लिखना है, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम। 4 मतलब ये 2 नंबर का है, तो प्रत्येक कितने नंबर का हो गया, आधा नंबर का हो गया। तो 4 है आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई एक, दूसरी हो गई थायराइड ग्रंथि, तीसरा हो गया अग्नाशय, चौथा हो गया एड्रिनल ग्रंथि।